नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार की। हालांकि मैं आपको इससे पहले भी एक वीडियो में जानकारी दे चुका हूं, लेकिन अभी मुझे लेटेस्ट जानकारी के साथ पूरी डिटेल के साथ मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं। आप पूरा वीडियो देखिए तो आपको मोदी मंत्रिमंडल के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, जब 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार का गठन हुआ और उन्होंने शपथ ली तो उनके साथ 57 मंत्रियों ने शपथ ली थी दोस्तों। 57 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिसमें से 24 कैबिनेट मंत्री थे, 24 स्टेट मिनिस्टर थे, मतलब राज्य मंत्री थे, और 9 मंत्री ऐसे थे जो राज्य मंत्री थे लेकिन इंडिपेंडेंट चार्जेस थे, मतलब स्वतंत्र प्रभार वाले। इस तरीके से टोटल 57 मंत्री थे। और भारतीय संविधान के मुताबिक लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% लोग ही मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इस हिसाब से प्रधानमंत्री सहित टोटल 82 लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आमतौर पर नरेंद्र मोदी छोटे मंत्रिमंडल के साथ काम करना पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने साथ मात्र 57 मंत्रियों को शपथ दिलाई थी, जबकि उस समय वो लगभग और 24 मंत्रियों को शपथ दिला सकते थे दोस्तों। पर उन्होंने मात्र 57 मंत्रियों को अपने साथ शपथ दिलाई थी। अब हुआ क्या, इसी बीच में जो इनका सहयोगी दल था, शिरोमणि अकाली दल, उसकी कैबिनेट मंत्री थी खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल, उसने इस्तीफा दे दिया। वहीं शिवसेना का एक मंत्री था अरविंद सावंत, जो कि भारी उद्योग मंत्री था, उसने भी इस्तीफा दे दिया था। और 2 मंत्रियों का निधन हो गया था। उनमें जो एनडीए की सहयोगी थी लोक जनशक्ति पार्टी, उसके नेता रामविलास पासवान, और दूसरे भाजपा के नेता कर्नाटक से आते थे सुरेश अंगड़ी, इनका निधन हो गया था। और ये 2 नेताओं का निधन हो गया था और 2 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। इस हिसाब से टोटल जो मंत्रिमंडल सदस्यों की संख्या घट करके 53 रह गई दोस्तों। इस हिसाब से, और एक मंत्री श्रीपद येसो नायक हैं जो दुर्घटना में घायल हो गए थे, गोवा से आते हैं, तो उनकी जगह भी खाली है। अब मैं आपको बात कर रहा हूं कि इसमें जो लगभग 53 मंत्री 53 मंत्री अभी काम कर रहे हैं, जबकि 81 मंत्री हो सकते हैं, मतलब 28 मंत्री और शामिल किए जा सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूं उन चेहरों की जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। और आप ये देखिए, मैं जिन नामों को बता रहा हूं, आप मान के चलिए उन्हीं नामों में से लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। अगर बिहार की बात की जाए तो वहां जो भाजपा का सहयोगी दल है जेडीयू, जिसे उस समय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था, उसने भी कहा है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहता है। इस हिसाब से उसके 2 नेताओं को जगह दी जा सकती है, जिसमें एक तो है रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं, जिन्हें आरसीपी सिंह भी कहते हैं। इन्हें मंत्री बनाए जाने की पूरी संभावना है। नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और कुर्मी समुदाय से आते हैं। और जो दूसरे मंत्री हैं वो संतोष कुशवाहा हो सकते हैं, जो राज्य मंत्री हो सकते हैं। इसके अलावा ललन सिंह और अनिल ठाकुर का नाम भी इस रेस में आगे बताया जा रहा है जदयू की तरफ से। दोस्तों, रामविलास के निधन के बाद उनके बेटे चिराग को मंत्रिमंडल में शामिल करने की अटकलें थी, लेकिन उनकी पार्टी में विभाजन हो गया है। उनके चाचा ने चिराग पासवान को धोखा देकर के पार्टी पे कब्जा कर लिया है और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को चिराग पासवान से लोकसभा में नेता के पद से हटाने की अपील की है। तो फिलहाल चिराग पासवान या उनकी पार्टी से किसी को मंत्री पद मिलेगा, इसकी संभावना कम ही नजर आ रही। लेकिन बिहार से जो दूसरे नेता हैं, सुशील मोदी, जो कि अभी तक जो नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाते थे, उनको इस बार उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था और इसकी जगह उनको राज्यसभा भेजा गया था। तो पूरी संभावना है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। इसके अलावा जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, जो पश्चिमी चंपारण से सांसद हैं
और चूंकि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया, इस नाते पूरी संभावना है कि डॉक्टर संजय जायसवाल को भी मंत्रिमंडल में जगह मिले। इसके अतिरिक्त एक नाम और है राजीव प्रताप रूडी का, जो पिछली बार मंत्री थे लेकिन इस बार उन्हें अभी तक कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है, तो उनकी भी संभावना बनी हुई है। इसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे भाजपा अपने सहयोगियों को साधने में लग गई है, तो जिसमें उनकी सबसे बड़ी सहयोगी है अनुप्रिया पटेल, जो कि विशेष करके कुर्मियों की पार्टी मानी जाती है और उत्तर प्रदेश में कुर्मी समुदाय एक अच्छा खासा वोट बैंक माना जाता है और अनुप्रिया पटेल का इस वोट बैंक पे अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। इस नाते अनुप्रिया पटेल को केंद्र के मंत्रिमंडल में जगह मिलने की पूरी संभावना है। वहीं दूसरी ओर इनकी एक और सहयोगी पार्टी है निषाद पार्टी, जिसका एकमात्र सांसद है प्रवीण निषाद, जो संत कबीर नगर से सांसद हैं, तो उसको भी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया जा सकता है अगर बीजेपी अपने सहयोगियों को लेकर चलेगी तो। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो दो नाम है वो बहुत चर्चा में है, जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे लेकिन उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा और वो जीत गए। ऐसे टोटल 3 लोग थे लेकिन तीनों जीत गए थे। उनमें रीता बहुगुणा जोशी जो कैबिनेट मंत्री थी, इलाहाबाद से सांसद का चुनाव जीत गई थी, जबकि विधायक लखनऊ कैंट से थी। तो वहीं दूसरी ओर जो उनका नेता था एसपी बघेल, वो टूंडला से विधायक थे और कैबिनेट मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में, वो भी सांसद का चुनाव आगरा सीट से जीत गए थे। और तीसरी थी सत्यदेव, पंडित सत्यदेव, वो भी कानपुर से पहले विधायक थे और कैबिनेट मंत्री थे, वो भी इस्तीफा देकर के सांसद बन गए थे और वर्तमान में कानपुर से सांसद हैं वो। तो दोस्तों ये 3 कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, इसमें 2 मंत्री तो रीता बहुगुणा जोशी जो कि ब्राह्मण समुदाय से आती हैं, उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की प्रबल संभावना है। वहीं एसपी सिंह बघेल एससी समुदाय से आते हैं, तो उनके भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना बहुत प्रबल है। अब बात करते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल की, तो वहाँ से भी इस बार अच्छी खासी संख्या में मंत्रियों को शामिल करने की अटकलें हैं, जिसमें एक नाम मुकुल रॉय चल रहा था लेकिन मुकुल रॉय पार्टी छोड़ करके वापस टीएमसी में जा चुके हैं। इसलिए अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि दबंग सांसद अर्जुन सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। दोस्तों थोड़ी बहुत चर्चा दिलीप घोष की भी है। इसके अलावा एक नाम और है, वो है सौमित्र खान का, जो पश्चिम बंगाल का भाजपा युवा मोर्चा है उसके अध्यक्ष हैं। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने शुभेंदु अधिकारी की आलोचना की है और उनको जब नेता प्रतिपक्ष बनाया गया तो जिस तरीके की नाराजगी उन्होंने व्यक्त की, उससे केंद्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं सौमित्र खान से थोड़ा नाराज है। इसलिए लेकिन हालांकि फिर भी क्योंकि वो एकमात्र ऐसे मुस्लिम सांसद हैं जो बीजेपी की तरफ से इलेक्टेड है, इसलिए उनकी संभावना बनती है, वो विष्णुपुर से सांसद हैं, हो सकता है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। दोस्तों इसमें अगला नाम आता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश से जो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी चर्चा है महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया की, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा क्योंकि 15 महीने पहले वो बीजेपी में आए और अपने साथ 22 विधायकों को कांग्रेस से लाए और बीजेपी की सरकार बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो अभी तक अपनी नई भूमिका का इंतजार कर रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी ही उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ी जगह दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक नाम और मध्य प्रदेश से, वो 4 बार के जबलपुर से सांसद राकेश सिंह का नाम भी प्रमुखता से आगे चल रहा है। हो सकता है उन्हें भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में अभी सुरेश अंगाड़ी का निधन हो गया, वो केंद्रीय मंत्री थे। हालांकि उनकी पत्नी उनकी सीट पर सांसद चुन ली गई हैं, परंतु इस बात की बहुत कम संभावना है कि उनकी पत्नी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। इसकी जगह जो नाम चर्चा में है वो एक नाम है शोभा करंदलाजे का, जो कि कई बार से सांसद हैं उड़ीपी से और
जो इनकी जो आपके येदियुरप्पा हैं उनकी बेहद खास मानी जाती हैं। तो शोभा करंदलाजे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा दो नाम और हैं। एक नाम प्रताप सिम्हा का है जो 2 बार से सांसद हैं मैसूर से, तेज तर्रार नेता हैं, युवा नेता माने जाते हैं। अगर पार्टी युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करेगी तो प्रताप सिम्हा को बतौर राज्य मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है दोस्तों। एक नाम और है, वो है अनंत हेगड़े का। अनंत हेगड़े वही है जो बड़े फायर ब्रांड कट्टर हिंदूवादी छवि के नेता माने जाते हैं। उत्तर कन्नड़ सीट पर इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव माना जाता है। पिछली सरकार में ये मंत्री थे, लेकिन इस बार इनका नंबर अभी तक नहीं लगा है। इसको देखते हुए, कर्नाटक की वर्तमान स्थितियों को देखते हुए, अगर अनंत कुमार हेगड़े को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसके अलावा येदियुरप्पा कहीं ना कहीं अपने बेटे वाई राघवेंद्र के लिए भी लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना बहुत कम है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो वहाँ से अभी हाल में ही एक सांसद का निधन हो गया है, तो वहाँ से फिलहाल कोई ऐसा व्यक्ति नज़र नहीं आता जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। उत्तराखंड से भी फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है। लेकिन असम से जो सर्बानंद सोनोवाल हैं उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने के पूरे आसार हैं, क्योंकि वो पिछली बार मुख्यमंत्री थे। इस बार उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन वो विधायक हैं माजुली सीट से। तो इसके लिए या तो उन्हें राज्यसभा में भेजा जाएगा या उन्हें किसी सांसद के सीट से इस्तीफा दिलाकर सांसद से चुनाव लड़वाया जाएगा। तो सर्बानंद सोनोवाल का भी दावा बड़ा मजबूत है, वो पहले केंद्रीय खेल मंत्री हुआ करते थे। इसके अलावा उड़ीसा से एक नाम और चर्चा में है, वो है बैजयंत जय पांडा का। बड़े प्रभावशाली नेता माने जाते हैं, पहले बीजू जनता दल में थे, उसके बड़े प्रभावशाली नेता थे, लेकिन उनकी नवीन पटनायक से खटपट होने के बाद उन्होंने बीजू जनता दल छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले वो उड़ीसा की केंद्रापाड़ा जो संसदीय सीट है उससे सांसद हुआ करते थे, परंतु 2019 में वो केंद्रापाड़ा से चुनाव हार गए थे। वर्तमान में वो बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में शामिल हैं और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए इस बात की पूरी संभावना बनी हुई है कि बैजयंत जय पांडा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप बात करें तो राजस्थान, जहां हाल में ही अभी चुनाव हुए थे, तो जो अजमेर से सांसद हैं भागीरथ, उनकी भी थोड़ी बहुत संभावना नज़र आती है कि राजस्थान का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए उनको भी केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे नेता हैं जिनकी डिमांड रहती कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, लेकिन मोदी कहीं ना कहीं प्रभावी चेहरों को ही अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। और इस बार जब मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा तो उसमें ज़रूर कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी होगी, कुछ के विभाग बदले जाएंगे और जिन मंत्रियों पे अधिक बोझ है उनका बोझ कम किया जाएगा। ये देखना बड़ा रोचक होगा कि जो लिस्ट, जो जानकारी मैंने आपको दी है, उसमें से कितने लोगों को मंत्री जो है वो बनाया जाता है। ये देखना बड़ा ही रोचक होगा दोस्तों। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको सारी जानकारी देते रहेंगे, विस्तार से हर चीज़ की जानकारी देते रहेंगे। आप बस हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।